हेमंत सोरेन सरकार ओबीसी विरोधी है आप कह रहे हैं, पिछड़ा विरोधी है आप कह रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो तो कह के आया था कि हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन ये लोग 14 का 14 ही धरा रह गया। ओबीसी समाज है, उनको धोखा देने का काम किए हैं ये लोग, जितने भी सरकार में बैठे थे, चाहे अभी जो लोग बैठे हैं। आरक्षण तो जा ही रहा है। अभी मसला यहाँ तक आ गया है कि ओबीसी बच्चों का जो स्कॉलरशिप है वो भी रोक दिया गया है। गुमला, सिमडेगा, लातेहार, दुमका, ये सब जो जिला, ये जो रिजर्व जिले हैं, उन 7 जिलों में तो 0% ओबीसी को रिजर्वेशन है। उसका नुकसान तो बहुत हो रहा है। सरकार तो लिखने के लिए पिछड़ा लिख रही है, लेकिन जब उनका हक अधिकार देने का बात आता है, आरक्षण देने का बात आता है, तो सबसे ऊंचे पैदान पर उनको भेज दिया जाता है। तो ये नाइंसाफ़ी है। नौकरी में हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए वो कम से कम 27%, और अगर जनसंख्या अनुपात में बोले तो 56% मिलना चाहिए हम लोग को। झारखंड का एक विधानसभा है घाटशिला, जहां उपचुनाव होने हैं। आपको पता है 11 नवंबर को वहां उपचुनाव है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, गठबंधन ने और कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। और चुनाव के अपने एजेंडे होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं, और मुद्दों पर तमाम जो नेता हैं वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य के अंदर है वो है ओबीसी रिजर्वेशन का, जिस पर किसी राजनीतिक दल का बहुत ध्यान नहीं है, चाहे वो छात्रवृत्ति का मसला हो या फिर रिजर्वेशन का मसला हो। आपको जानकारी है कि इस राज्य के अंदर ओबीसी को लेकर 27% आरक्षण था, उसको घटाकर 2003 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने 14% कर दिया। उसके बाद लगातार संघर्ष ओबीसी समुदाय के लोगों का जारी है। लगातार कई कार्यक्रम हुए, सम्मेलन हुए, चुनावी वादे हुए। 2019 में जो सरकार अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन की है, 2019 में महागठबंधन जो है उसने भी वादा किया कि हम आएंगे तो 27% आरक्षण ओबीसी समाज को देंगे। नहीं मिला। 24 में भी ये वादा कंटिन्यू रहा, अभी तक नहीं मिला। दूसरा संकट ये आ गया कि जो छात्रवृत्ति ओबीसी के बच्चों को मिलता है वो भी लंबे समय से नहीं मिला है, जिसकी वजह से कई बच्चों की पढ़ाइयाँ, ओबीसी छात्रों की पढ़ाइयाँ छूटने के कगार पर हैं। कईयों ने अपना सर्टिफिकेट तक नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीस नहीं जमा किया है। फिलहाल बिहार में भी चुनाव है, और बिहार में चुनाव के दौरान एक बड़ा मामला ये आया कि जो महागठबंधन है बिहार में, उसमें से कांग्रेस को स्थान, जेएमएम को स्थान नहीं मिला। आज तो ऐसी खबर आई, मतलब ऐसी तस्वीर आई कि उस पोस्टर में, महागठबंधन की जो पोस्टर था, उसमें भी जेएमएम का तस्वीर तक नहीं था, जेएमएम का पार्टी का लोगो तक नहीं था। हमारे साथ बात करने के लिए संजय है। संजय का एक अपना परिचय यह है कि संजय आजसू पार्टी के प्रवक्ता हैं, शायद युवा मोर्चा। जी हाँ। लेकिन दूसरा परिचय यह भी है कि संजय ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी के मुद्दों पर प्रखरता से अपनी बातों को रख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक आंदोलन की तैयारी में भी संजय हैं। वहीं से बात करते हैं। संजय, 27% आरक्षण ओबीसी को इस राज्य के अंदर मिलता था जब बिहार, एकीकृत बिहार में हम लोग सब थे, ये दक्षिण बिहार का हिस्सा था। और वर्तमान में 2003 के बाद से 14% आरक्षण है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, आपकी भी पार्टी फिलहाल आप जिसमें हैं, वो भी सामाजिक न्याय के नाम पर 27% रिजर्वेशन का वादा करती है। अभी 14% है। क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, अगर हम लोग बात करें झारखंड का झारखंड राज्य को बनने के पीछे यहाँ के सभी लोगों का एक बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के आदिवासी हो, चाहे मूलवासी सदान हो, जिनके अंतर्गत ओबीसी समाज भी आते हैं, तो उनका एक लंबा संघर्ष रहा झारखंड आंदोलन को लेकर। झारखंड आंदोलन के फलस्वरूप 15 नवंबर 2000 को हमारा अलग झारखंड राज्य बना, बिहार से अलग होकर। जब एकीकृत बिहार था, जब झारखंड बिहार में था, उस समय मंडल कमीशन के अनुसार हम लोग 27% आरक्षण मिलता था। लेकिन उसको 2003 में जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, उस समय 14% कर दिया गया। अगर हम लोग इस पूरे प्रकरण को देखें तो एक पूरे साजिश के तहत ओबीसीओं के साथ छला गया है। कहने के मतलब ये है कि जो ओबीसी समाज है, उनको धोखा देने का काम किए हैं ये लोग, जितने भी सरकार में बैठे थे, चाहे अभी जो लोग बैठे हैं, वो लोग शुरू से ही लोग ओबीसीओं को छलने का काम किया है। ओबीसी समाज इसको लेकर शुरू से ही संघर्षरत है कि कैसे हम अपना हक अधिकार को ले, इस पर तत्पर है। कई नेता विधानसभा में भी आवाज़ उठाते रहे हैं, कई सड़क में भी आंदोलन किए हैं,
तो वो अभी चल ही रहा है। लेकिन जो अभी वर्तमान की सरकार है, जिसको हम लोग महागठबंधन की सरकार कहते हैं, ये सरकार ओबीसीओं का आरक्षण 27% करेंगे बोल के वो लोग सत्ता में आए। तमाम ओबीसी समाज उनको वोट दिए, तब वे सत्ता में आए। लेकिन उनका सत्ता अभी 6 साल होने को है। ओबीसी के मुद्दे पर कभी कोई बातचीत नहीं होती है। एक दो गिने चुने नेता है, वो ओबीसी नेता, वो लोग कभी जैसे अंबा प्रसाद हो गए, चाहे प्रदीप यादव हो गए, वो लोग का मुंह से कभी कभार सुन लेते हैं, लेकिन पार्टी इस पर तत्पर नहीं है। आरक्षण तो जा ही रहा है। अभी मसला यहाँ तक आ गया है कि ओबीसी बच्चों का जो स्कॉलरशिप है वो भी रोक दिया गया है। और एक तर्क दिया जा रहा है कि आरक्षण नहीं दे स्कॉलरशिप नहीं देने के पीछे कि केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिए। केंद्र सरकार पैसा, लेकिन मेरा कहना है, जब एसटी बच्चों को जब पैसा देने की बारी आई तो उनको केंद्र से पैसा मिला। एससी वर्ग के बच्चों को जब पैसा देने की बारी आई तो उसको केंद्र से पैसा मिला। लेकिन जब ओबीसी बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बारी आई तो केंद्र सरकार रोक दिया। ये सरासर हमको लगता है एक साजिश के तहत ओबीसी वर्ग। केंद्र में तो आप ही का गठबंधन का सरकार है, आप नहीं, एक समीक्षा करने की बात है। और ये कहीं पर भी कोई पैसा नहीं रोका गया है, वो हमेशा से पैसा मिलता रहा है। ये लोग अपना वाहवाही लूटने के लिए मैया समान तो फलना ढिकाना में ये लोग अपना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं अन्य कार्यों में। और बच्चों का कैसे भविष्य उज्जवल हो, इस पर जरा भी वो लोग को ध्यान नहीं है। ऐसे तो बहुत बच्चे हैं मेरी जानकारी में जिनका पढ़ाई छूट जा रहा है, जो फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो उनका क्या है? उनको मेरे ख्याल से, जैसे कि हेमंत सोरेन की सरकार है, उसके मंत्रिमंडल में जो भी ओबीसी वर्ग के जो भी मंत्री है, चाहे ओबीसी वर्ग के जो भी अभी विधायक हैं, उन लोगों को सरकार से मिल बैठकर बात करनी चाहिए। बाकी हम सभी छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों देखिएगा कि आसू की ओर से ही कल्याण विभाग में धरना दिया गया। दिन भर का धरना था, आंदोलन था। शाम को पुलिस ने डिटेन कर लिया गया, लेकिन मामला सुलझा नहीं, किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो सरकार है ये ओबीसी विरोधी है, कहीं पर भी ओबीसीओं का जरा भी ख्याल नहीं कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार ओबीसी विरोधी है आप कह रहे हैं, पिछड़ा विरोधी है आप कह रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि वो तो कह के आया था कि हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन ये लोग 14 का 14 ही धरा रह गया। बात रहा कि ये सरकार प्रयास की थी कि हम ओबीसी को 27%, एससी का 26 से बढ़ाकर 28% और एससी का 10 से बढ़ाकर 12% करके ये लोग 79% शायद 79% करके ये लोग राज्यपाल को भेजे थे। लेकिन वो बिना हाथ पाँव का ऐसे ही अपने तरीके से करके भेज दिए थे, उसमें कोई भी नियम कानून को कोई हवाला नहीं था। तो फिर राज्यपाल ने उसको कहा गया कि इसका ओबीसी आयोग से इसका अनुशंसा होना चाहिए, उसके बाद इसको भेजिए। ओबीसी आयोग पहले से ही बना हुआ था, उसका कोई भी सदस्य चाहे अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था। आनंद फानन में योगेंद्र महतो जी को ओबीसी आयोग का चेयरमैन बनाया गया, सदस्य बनाया गया। और भी जो पिछली सरकार थी 2019 से लेकर 24 के बीच में, तो उनको बनाया गया। वो अनुशंसा किए और भेज दिए राज्यपाल के पास। अभी राज्यपाल के पास आज भी वो अटका हुआ है। मेरा कहना है कि तमिलनाडु में भी 79% आरक्षण प्राप्त है, बिहार में भी 60 पार करके मुझे लगता है 75% आरक्षण प्राप्त है। तो वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, चाहे कोई इसको नहीं रोका है। तो उसी तर्ज पर झारखंड सरकार को भी पहल करना चाहिए कि कैसे यहाँ के ओबीसीओं को आरक्षण मिले, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि 27% ही क्यों, एसटी जब 26% है जनसंख्या में तो उनको 26% आरक्षण मिलता है। एससी लगभग 12% है, उन लोग को 10% आरक्षण मिलता है। बाकायदा जो जनरल है वो लोग यहाँ पर 8 से 10% है, उन लोग को भी ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण मिलता है। बाकी बचा 56%। तो 56% यहाँ के ओबीसी वर्ग निवास करते हैं, तो उनको भी जनसंख्या के अनुपात में पूरे 56% आरक्षण मिलना चाहिए। एक केस में यह मामला आया था, एक केस इंदिरा साहिनी केस है शायद, उसका हवाला देकर जो कहा गया था कि 50% से आरक्षण की सीमा नहीं बढ़नी चाहिए।
लेकिन वो तो अभी सरकार के द्वारा ही उसको संविधान में संशोधन करके 60% कर दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, सरकार जितना जल्दी चाहे ओबीसियों को उनका हक अधिकार दे सकती है। इससे तो नुकसान भी हो रहा है ना, जैसे 7 जिला अगर हम देखते हैं, वो गुमला, सिमडेगा, लातेहार, दुमका, ये सब जो जिला ये जो रिजर्व जिले हैं, उन 7 जिलों में तो 0% ओबीसी को रिजर्वेशन है। उसका नुकसान तो बहुत हो रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पर है क्या कि एक हवा बनाया गया है कि यह राज्य सिर्फ आदिवासियों का है, इसमें सिर्फ आदिवासी लोग ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आरक्षण की जो सीमा है ना, वो जिला वाइज ना करके उसको पंचायत स्तर में ये जातीय जनगणना और आरक्षण को रखना चाहिए कि एक पंचायत में कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, कितने ओबीसी है, उस हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। पूरे जिला को काउंट करके ये कभी मतलब उचित नहीं लगता है। काहे कि एक बहुत बड़ा वर्ग गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चाहे खुट्टी, इस सब में एक बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग निवास करते हैं, जिसमें कई जातियाँ आते हैं, जैसे कि तेली हुआ, बनिया हुआ, कोयरी हुआ, गोप हुआ, अहिर हुआ, ये कई जातियाँ जो उसमें निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का अभी हनन हो रहा है। सरकार को इन सब बातों में भी ध्यान देनी चाहिए। 7 जिलों में ओबीसी रिजर्वेशन शून्य है। झारखंड के अंदर 27% रिजर्वेशन की जगह 14% मिल रहा है। पूरे देश के अंदर संवैधानिक जो पैमाना है वो 27% है। इसको लेकर मुखरता कम है, इसको लेकर आंदोलन कम है, थोड़ी बहुत सभाएं हो जाती हैं, बैठकें हो जाती हैं। तो इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? नए बच्चे भविष्य में आरक्षण अगर सही पैमाने में जो मिलना चाहिए था, जैसे आप कह रहे हैं 56% आबादी, 55% आबादी, 50% आबादी, इस आबादी के साथ तो नाइंसाफ़ी है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जैसे कि आप बोल रहे हैं, पूरे देश में जो मंडल कमीशन के अनुसार पूरे देश में 27% आरक्षण सबको प्राप्त है, तो कम से कम में 27% मिलना ही चाहिए। लेकिन जो कहना है कि जो झारखंड में 14% ही अभी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी के जो नवयुवक वर्ग के लोग हैं वो लोग जाग रहे हैं। देखिए, जब भी ओबीसी की बात होती है, वे लोग एक बड़ा युवा वर्ग हमारे सामने उपस्थित होते हैं और कई झारखंड के कोने कोने से लोग आज भी संपर्क कर रहे हैं कि कैसे हम अपना अधिकार लेंगे। जैसे कि जो 14% आरक्षण है वो हमारा अधिकार के तुलना में 0% बराबर है। तो अभी देखिए, जेपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो उसमें देखिएगा कि सबसे ज़्यादा कटऑफ हमारा BC1 और BC2 का चला जाता है और सबसे कम EWS का रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पिछड़ा है उसको सरकार तो लिखने के लिए पिछड़ा लिख रही है, लेकिन जब उनका हक अधिकार देने का बात आता है, आरक्षण देने का बात आता है, तो सबसे ऊंचे पैदान पर उनको भेज दिया जाता है। तो ये नाइंसाफ़ी है। और मैं कितना परसेंटेज मानते हैं कि झारखंड के अंदर ओबीसी की आबादी इतना परसेंट है, और उसका आधार क्या मानते हैं? देखिए, अभी तो जो जातीय जनगणना है वो काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई है, लेकिन जो पिछला आंकड़ा निकाल के देखा जाए, पिछला आंकड़ा कहने का मतलब हमेशा की तरह एसटी की गिनती होती है, एससी की गिनती होती है, और लेकिन जनरल और ओबीसी की गिनती नहीं होती है। लेकिन हम लोग 2011 में देखें कि 26 पॉइंट कुछ % आदिवासी है, 12% एससी है। तो एक अंदाज के अनुसार हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तो उन सबको जोड़ने के बाद जो बच जाता है उस हिसाब से हम लोग का 56% आबादी है। और बात रहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था कि जो पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निगम के जो नगर परिषद का जो चुनाव हो, उसमें ओबीसियों का आरक्षण मिले। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जो मुकदमा गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि ट्रिपल टेस्ट हो, उसके बाद चुनाव हो। तो ट्रिपल टेस्ट हो चुका है राज्य सरकार का। कुछ दिन पहले एक पेपर कटिंग मैंने देखा कि ओबीसियों का आरक्षण 14% मिलेगा। तो मेरा कहना है कि जब तक अब आंकड़ा को सार्वजनिक नहीं कीजिएगा, लोग कैसे समझ पाएंगे कि हमारी आबादी कितनी है, हमें आरक्षण कैसे मिलनी चाहिए। तो जो भी जिला स्तर में जो भी ये ट्रिपल टेस्ट हुआ है, सरकार कैसे ट्रिपल टेस्ट किया है, इसको सार्वजनिक करनी चाहिए। क्या क्या नुकसान देखते हैं ओबीसी को? जो 27% रिजर्वेशन नहीं, 14% रिजर्वेशन मिलता है,
क्या क्या नुकसान देख पाते हैं, कितना नुकसान देख? देखिए, अगर आरक्षण का मामला हो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नौकरी में हम लोग को जो हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए वो कम से कम 27%, और अगर जनसंख्या अनुपात में बोले तो 56% मिलना चाहिए हम लोग को, लेकिन हम लोग को मात्र 14% मिल रहा है। इससे एक जो हमारे ओबीसी वर्ग का एक जो बड़ा तबका है वो रोजगार से वंचित हो जा रहे हैं। एक मतलब जो उनका पढ़ने लिखने का टैलेंट है उसका कद्र नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी आरक्षण के तहत जैसे एसटी और एससी और ईडब्ल्यूएस को मिलता है उसी तर्ज पर उनको भी नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद शिक्षा में भी हम लोग देखेंगे, अभी कोई भी सरकारी विद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो उसमें आरक्षण का रोस्टर का पालन होता है, उसके तहत उनको नामांकन लिया जाता है उस यूनिवर्सिटी में चाहे उस कॉलेज में। तो अभी मात्र हम लोग को 14% आरक्षण प्राप्त है। तो देखिएगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो मेरे लगभग 56% है, उन लोग का मात्र 14% आरक्षण होने के कारण उन लोग शिक्षा से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, शिक्षा से बहुत पीछे रह जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक भागीदारी में भी जैसे एसटी का सीट रिजर्व है, एससी का सीट रिजर्व है, उसी प्रकार से ओबीसीओ का भी सीट रिजर्व होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 28 सीट एसटी के लिए, 9 सीट एससी के लिए रिजर्व है, उसी प्रकार से ओबीसीओ का भी सीट रिजर्व होना चाहिए, जिससे उनका जो भी राजनीतिक भागीदारी है उन लोग को मिल पाए। क्या किसी आंदोलन की तैयारी में है? हाँ, एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राज्य भर से युवा को, जो भी युवा वर्ग है 25 साल से लेकर 40 साल के 20 तक के जो भी युवा है उनको हम लोग एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन का हम लोग बिगुल फूकेंगे। और मुझे आशा विश्वास है कि पूरे राज्य के युवा इसमें सम्मिलित होंगे, भाग लेंगे और अपने हक अधिकार को लेने का काम करेंगे।